L41 हिंदी अध्याय 401 मृत्यु का भय _3 बैकवोट रात के आसमान में बिजली चमकी और ड्रोन द्वारा दागी गई AGM-114 हेलफायर मिसाइल सेजोव द ग्रेट के पतवार की जलरेखा पर जा लगी। हालांकि सेजोव द ग्रेट का पतवार बेहद मजबूत था और एक भी AGM-114 हेलफायर मिसाइल उसके पतवार को भेद नहीं सकती थी। यान फेई ने इसका अनुमान लगा लिया था और उसके पास पहले से ही एक युद्ध योजना तैयार थी। ड्रोन का पेट बार बार चमक रहा था क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा AGM-114 हेलफायर मिसाइलें तेजी से दागी गईं और सभी सेजोव द ग्रेट की जलरेखा पर एक ही जगह पर लगीं। जब 12वीं AGM-114 हेलफायर मिसाइल सेजोव द ग्रेट के पतवार से दोबारा टकराई तो वह पतवार के अंदर तक पहुंच गई। फिर 13वीं AGM-114 हेलफायर मिसाइल सेजोव द ग्रेट के अंदर घुस गई, जिससे जहाज की आंतरिक संरचना को भारी नुकसान पहुंचा। जब 16वीं AGM-114 हेलफायर मिसाइल सेजोव द ग्रेट में घुसी तो उसने जहाज के गोला बारूद के भंडार में आग लगा दी। इसके बाद एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ जो इतना तेज था कि पूरा आसमान जगमगा उठा। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसने सेजोव द ग्रेट का पतवार जलरेखा से ऊपर उठा दिया, जहां वह कुछ देर हवा में लटका रहा और फिर वापस समुद्र में गिर गया। एक दरार के साथ सेजोव द ग्रेट का पतवार 2 टुकड़ों में टूट गया और दोनों टुकड़े तेजी से डूब गए। सिर्फ 2 मिनट के भीतर वे समुद्र की सतह से पूरी तरह गायब हो गए। समुद्र में जलते हुए ईंधन तेल के अलावा केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा दक्षिण कोरियाई नौसेना के सैनिक ही थे जो चमत्कारिक ढंग से बच निकले थे। ये दक्षिण कोरियाई नौसेना के सैनिक समुद्र में तैर रहे थे, सेजोव द ग्रेट को समुद्र तल में डूबते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे सदमे और भय से भरे हुए थे। सेजोव द ग्रेट दक्षिण कोरियाई सेना का गौरव था। 13,000 टन विस्थापन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गई एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस होने के कारण यह अपनी दुर्जेय युद्ध शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए दक्षिण कोरियाई हमेशा गर्व से भरे हुए थे कि एशिया का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक होने के नाते सेजोव द ग्रेट कभी नहीं डूबेगा। फिर भी एशिया में नंबर 1 होने का अपना खिताब साबित करने का मौका मिलने से पहले ही इसे एक छोटे लड़ाकू विमान ने डुबो दिया था। ये तथ्य कि सेजोव द ग्रेट को एक ड्रोन ने डुबो दिया था, न केवल उस पर सवार बचे हुए नौसैनिकों के लिए बल्कि पास में मौजूद 2 अन्य दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों के चालक दल के लिए भी अविश्वसनीय था। खासकर समुद्र की सतह पर बिखरे हुए बचे हुए लोगों को देखकर अन्य 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों पर सवार नौसैनिकों के दिलों में बेवजह डर बैठ गया। हालांकि दक्षिण कोरियाई सैनिक जोर जोर से नारे लगा रहे थे और अच्छी तरह से सुसज्जित दिख रहे थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में मजबूत नहीं थी। उनके पास अमेरिकी नौसेना के सुप्रशिक्षित अनुभव का अभाव था और न ही उन्हें वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि लगभग अविनाशी माने जाने वाले सेजोव द ग्रेट को एक ड्रोन ने डुबो दिया है, तो उनके मन में कायरता और मृत्यु का भय पैदा हो गया। इस समय दक्षिण कोरिया में वर्षों से प्रचलित लोकप्रिय सुंदर लड़के आइडल ड्रामा का प्रभाव पड़ा। इन ड्रामा के सूक्ष्म प्रभाव में सैनिकों ने अपना साहस खो दिया था और जब मौत का सामना हुआ तो वे घबरा गए, मरने से डरने लगे और खड़े होकर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने मित्र के दुखद भाग्य को देखने के बाद अन्य 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों ने ड्रोन को नष्ट करने के लिए इस सेना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि ड्रोन से बुरी तरह डर गए। उन्होंने अपने तैरते हुए साथियों को बचाने का प्रयास भी नहीं किया और जल्दी से उल्सान सिटी पोर्ट की ओर भाग गए। ड्रोन अचानक प्रकट हुआ। सेजोव द ग्रेट को नष्ट करने के बाद वह फिर से समुद्र की सतह के नीचे डूब गया। समुद्र के नीचे उसने अपनी गति अधिकतम कर दी और तेजी से भाग रहे 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों का पीछा किया। पानी के अंदर ड्रोन की अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जबकि दक्षिण कोरियाई युद्धपोत समुद्र की सतह पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की गति ही प्राप्त कर सकते थे। इसलिए ड्रोन ने भागते हुए चुंगमुगोंग सनसिन श्रेणी के विध्वंसक चोई येओग को आसानी से पकड़ लिया। फिर चोई येओग से 20 मीटर से भी कम दूरी पर पानी की सतह पर आ गया और उसी तरह AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरियाई नौसेना का चुंगमुगोंग सनसिन श्रेणी का विध्वंसक जहाज चोई येओग तेजी से भाग रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि उसके पतवार के पास समुद्र में हलचल मच गई है और पानी से एक ड्रोन निकल रहा है। फिर वह जहाज के पास सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर समुद्र की सतह से सिर्फ 1 मीटर ऊपर मंडरा रहा था। ड्रोन हवा में मंडरा रहा था, चोई योन की ही गति से और लगातार अपने और चोई योन के बीच समान दूरी बनाए रखते हुए। फिर उसने चोई योन की जलरेखा पर तेजी से उन्नत AGM-114 हेलफायर मिसाइलें दागी। पहले की तरह ड्रोन द्वारा दागी जा रही AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगातार जारी रहीं और हर मिसाइल चोई योन की जलरेखा पर एक ही बिंदु पर गिरी।
ड्रोन मिसाइल हमले का एहसास होने पर चोएयोन घबरा गया और पलटवार करना चाहा। हालांकि ड्रोन की नजदीकी के कारण चोएयोन का रडार ड्रोन पर लॉक नहीं हो पाया और पास के ड्रोन पर हमला करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। कोई और विकल्प न होने के कारण चोएयोन केवल तेजी से गति बढ़ाकर ड्रोन से दूरी बढ़ाने और हमले का कोण ढूंढने में कामयाब रहा। लेकिन सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण में ड्रोन चोएयोन से एक लाइलाज बीमारी की तरह चिपका रहा, न तो दूरी बढ़ा रहा था और न ही घटा रहा था, जिससे चोएयोन को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। AGM-114 हेलफायर मिसाइलों के लगातार हमलों के साथ चोएयोन की जलरेखा पर विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। हमले के बिंदु पर भयंकर लपटें और धुआं छाया हुआ था और किसी को भी पता नहीं था कि धुएं के नीचे क्या हो रहा है। चोएयोन बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसके पास ड्रोन के हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे तुरंत युलकोई से संपर्क करना पड़ा, जो आगे भाग रहा था, ताकि वह अपनी वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल करके पास के ड्रोन पर हमला कर सके। शायद युलकोई का मन बदल गया था, या अपनी पिछली उड़ान के दौरान जो डर उसे महसूस हुआ था वह दूर हो गया था। चोएयोन से संकट संकेत मिलने के बाद युलकोई ने आखिरकार अपनी उड़ान रोक दी, युद्धपोत पर एजिस कॉम्बैट सिस्टम रडार को सक्रिय कर दिया और दूर खड़े ड्रोन पर नजर रखनी शुरू कर दी। ड्रोन चोएयोन के पतवार के पास छिपा हुआ था और युलकोई के रडार स्कैन के ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए अपने पतवार का इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन पर हमला करने के लिए युलकोई को चोएयोन के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए एक तीखा मोड़ लेना पड़ा। पहले ड्रोन को रडार से लॉक करना पड़ा और फिर उस पर हमला करने के लिए हवाई रक्षा मिसाइलें दागनी पड़ी। युलकोई के मुड़ते समय ड्रोन ने चोएयोन पर हमला करना बंद नहीं किया और लगातार AGM-114 हेलफायर मिसाइलें दागता रहा। हालांकि चोएयोन भी दक्षिण कोरिया के उन्नत मिसाइल विध्वंसकों में से एक था, फिर भी इसकी समग्र शक्ति सेजोग द ग्रेट श्रेणी के विध्वंसक से काफी कम थी और यह अंतर व्यापक था। इसलिए जब एक AGM-114 हेलफायर मिसाइल ने आखिरकार चोएयोन की जलरेखा के कवच को भेद दिया, तब तक उसने कुल 9 AGM-114 हेलफायर मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया था। freewebnovel.com। चोएयोन का मजबूत खोल फट गया था, जिससे उसका कमजोर अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था। फिर और भी AGM-114 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं, जो खुले रास्ते से चोएयोन में घुस गईं और पतवार के अंदर तबाही मचा दी। जब 12वीं AGM-114 हेलफायर मिसाइल चोएयोन के अंदरूनी हिस्से में पहुंची, तो एक जोरदार विस्फोट ने जहाज के ईंधन गोदाम में आग लगा दी। गोदाम में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे ईंधन चारों तरफ बिखर गया। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और कुछ ही देर में पूरा विध्वंसक भीषण आग की चपेट में आ गया। पहले तो चोएयोन पर मौजूद डैमेज कंट्रोल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए जी जान से कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, जहाज के कमांडिंग ऑफिसर को आखिरकार एहसास हुआ कि स्थिति अब काबू से बाहर है और उन्होंने जहाज खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद चोएयोन के चालक दल के सदस्य एक एक करके समुद्र में कूद पड़े। तब तक युलकोई ने चोएयोन के दूसरी तरफ पहुंचने का अपना चक्कर पूरा कर लिया था और उसका रडार सिस्टम आखिरकार समुद्र की सतह पर मौजूद ड्रोन को लॉक करने में कामयाब हो गया। हालांकि युलकोई की बारी बहुत देर से आई थी और चोएयोन को बचाना नामुमकिन था। तभी युलकोई को अचानक एहसास हुआ कि समुद्र की सतह पर बचा हुआ वह अकेला दक्षिण कोरियाई युद्धपोत है। इसलिए जब उसने ड्रोन को अपनी ओर मुड़ते देखा तो वह बुरी तरह डर गया। उसे डर था कि ड्रोन हमला करने वाला है। मौत के डर से घबराकर कप्तान के आदेश पर युलकोई फिर मुड़ा और दक्षिण कोरियाई तट की ओर भाग गया। फिर भी भागते हुए उसने समुद्र के ऊपर ड्रोन को पकड़ लिया और उसकी दिशा में 2 SM-2 वायु रक्षा मिसाइलें दाग दी। ड्रोन ने 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था और बड़ी सैन्य सफलता हासिल की थी, लेकिन उसके मिसाइल शस्त्रागार में भारी कमी आ गई थी और सिर्फ 2 बार में ही कुल 28 मिसाइलें नष्ट हो गई थीं। युद्ध में पहले नष्ट की गई 11 मिसाइलों को मिलाकर ड्रोन के पास केवल 5 मिसाइलें बची थीं। भागने वाला युलकोई भी सेजोग द ग्रेट श्रेणी का विध्वंसक था, जिसका पतवार अविश्वसनीय रूप से लचीला था। केवल 5 मिसाइलों के साथ ड्रोन में उसे डुबोने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं थी, इसलिए यानफेई ने पीछे हटने के बारे में सोचते हुए इस जहाज को जाने देने का फैसला किया। समुद्र की सतह पर युलकोई बेतहाशा भाग रहा था, जबकि भागने से पहले उसने जो 2 SM-2 वायु रक्षा मिसाइलें दागी थीं, वे ड्रोन का पीछा कर रही थीं। फिर भी ऐसी SM-2 मिसाइलें ड्रोन के लिए कोई खतरा नहीं थीं और ड्रोन ने भी उन्हें नष्ट न करने का फैसला किया, क्योंकि आने वाली मिसाइलों को मार गिराने से कोई मेरिट पॉइंट नहीं मिलते। इसलिए ड्रोन ने अपनी नाक नीचे की और खुद को वापस समुद्र में डुबाने की तैयारी की।
उसी क्षण हजारों मील दूर यान फेई को अचानक अपने भीतर एक चेतावनी भरी लहर महसूस हुई। उसने सहज ही ड्रोन को पानी की सतह के नीचे तेजी से गोता लगाने का आदेश दिया। तभी उसने दूर क्षितिज पर एक सफेद रोशनी चमकती देखी। एक किरण आकाश को चीरती हुई उस जगह पर पहुंची जहां ड्रोन अभी अभी मंडरा रहा था। संयोग से 2 SM-2 वायु रक्षा मिसाइलें अभी अभी उस स्थान पर पहुंची थीं। उस क्षणिक चमक के दौरान सफेद रोशनी ने वास्तव में एक मिसाइल के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। ड्रोन का पीछा करते हुए दूसरी मिसाइल पानी में गोता लगाकर पानी के नीचे फट गई। जब यान फेई ने समुद्र में हलचल देखी तो वह चौंक गया और उसने तुरंत ड्रोन को तेजी से गोता लगाने के लिए तैयार किया और सबसे कम समय में 600 मीटर की अधिकतम गोताखोरी गहराई तक पहुंच गया और फिर दक्षिण की ओर तेजी से भाग गया। पता चला कि आकाश के किनारे पर दिखाई देने वाली सफेद रोशनी ऊपर से गुजर रहे एक विमान से निकलने वाली एक उच्च ऊर्जा लेजर थी। लेजर हथियार ने सिर्फ एक ही झटके में SM-2 वायु रक्षा मिसाइल के एक टुकड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया था, जिससे लेजर की भयावह क्षमता का प्रदर्शन हुआ। अगर यान फेई की आध्यात्मिक आत्मा कई बार के अनुभव के बाद और मजबूत न हो गई होती, जिससे उसे भविष्यवाणी करने की रहस्यमय क्षमता प्राप्त हो गई होती, तो ड्रोन अभी लेजर हथियार की चपेट में आ गया होता। इसने यान फेई को उस दर्दनाक मुठभेड़ की याद दिला दी जब ड्रोन को पहली बार अलग किया गया था। समुद्र के ऊपर मंडरा रहे ड्रोन पर जापान से आए एक विमान पर लगे लेजर हथियार ने घात लगाकर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप लेजर से ड्रोन कई टुकड़ों में विखंडित हो गया था। इससे शंघाई में मौजूद यान फेई को भी काफी तकलीफ हुई। उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और ओगावा परिवार के हिदेओ ओगावा को सस्ते में फायदा उठाने का मौका मिल गया। इस बार ड्रोन को समुद्र की सतह पर एक लेजर हमले का सामना करना पड़ा और लेजर हथियार के हमले की दिशा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जापान के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से आया था। यह स्पष्ट नहीं था कि यह लेजर हमला जापान से आया था या वहां तैनात अमेरिकी सेना से। हालांकि सौभाग्य से लेजर हथियार ले जाने वाले विमान ने पहले कोई हमला नहीं किया था। उस समय ड्रोन अभी भी हवा में था, हमले से बचने में पूरी तरह असमर्थ था और अनिवार्य रूप से टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। लेकिन विमान में लगे लेजर हथियार के हमले के समय को देखते हुए ये काफी जल्दबाजी भरा लग रहा था। संभवतः ड्रोन के भागने का अंदाजा होते ही इस साजिश के पीछे के साजिशकर्ता ने ड्रोन का पीछा करने और उसे रोकने के लिए सेना जुटानी शुरू कर दी। लेजर हथियार भी ड्रोन के मिलने के बाद ही किसी आदेश का पालन करते हुए हवाई अड्डे से उड़ान भरता था। यही वजह है कि वह इतनी देर बाद दिखाई दिया। दुर्भाग्य से उसका हमला जरा देर से हुआ और इसने यान फेई को खतरे का पहले ही आभास करा दिया और वह पानी में डूब गया, जिससे वह हमले से बच गया। लेजर हथियार अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हमला करते हैं, जिससे बचाव करना लगभग असंभव है। हालांकि ये हवा में ड्रोन को निशाना बना सकते हैं, लेकिन एक बार जब ड्रोन समुद्र में डूब जाता है तो लेजर हमला बेअसर हो जाता है। इसलिए एक बार जब ड्रोन समुद्र तल में 600 मीटर गहराई में डूब जाता है तो उस तक किसी भी हथियार के पहुंचने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस बार एक क्षणिक आवेग में यान फेई ने THAAD प्रणाली को नष्ट करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया, बिना यह समझे कि यह उसके विरुद्ध एक बड़ी साजिश थी। सौभाग्य से यान फेई बहुत सतर्क था और उसने डार्क वेब पर इस कार्य को समय से पहले स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा उसने दक्षिण कोरिया जाते समय गहरे समुद्र से होकर यात्रा करने का विकल्प चुना था, क्योंकि उसने पहले से अपना ठिकाना नहीं बताया था, जिससे दुश्मन समय रहते घेराबंदी करने से बच गया। दुश्मन को ड्रोन के दक्षिण कोरिया के जिंगजोऊ काउंटी स्थित THAAD सिस्टम बेस में घुसने और भीषण हमला करने के बाद ही पता चला। लेकिन तब तक साजिशकर्ता द्वारा किया गया जवाबी हमला बहुत ही जल्दबाजी और अराजक लग रहा था, जिससे घेरा कसने से पहले ही ड्रोन सफलतापूर्वक भागने में सफल हो गया। फिर हवाई युद्ध के दौरान यह अपने मुख्य लक्ष्य THAAD सिस्टम को विचित्र रूप से नष्ट करने में सफल रहा और संयोग से 2 दक्षिण कोरियाई मिसाइल विध्वंसक जहाजों को नष्ट कर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इससे एक और बात उजागर हुई, ड्रोन की ताकत असाधारण थी। हालांकि पृथ्वी पर अभी भी कई ऐसे हथियार हैं जो इसे खतरा बना सकते हैं, लेकिन सामान्य युद्ध स्थितियों में ड्रोन पहले से ही ज्यादातर परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। खासकर जब विरोधी तैयार न हो तो ड्रोन अपनी मर्जी से आ जा सकता है, अपनी मर्जी से रुकिया जा सकता है। यही सबसे बड़ा कारण था कि यान फेई दक्षिण कोरिया आए, भले ही उन्हें लगा हो कि यह एक साजिश हो सकती है। freewebnovel.com। दक्षिण की ओर समुद्र तल पर 600 मीटर की गहराई पर उड़ान भरते हुए कुछ दूरी तय करने के बाद ड्रोन की गति धीमी होने लगी।
पनडुब्बी यात्रा के दौरान ड्रोन की गति जितनी धीमी होती उतना ही कम शोर होता और दुश्मन के सोनार द्वारा उसका पता लगाए जाने की संभावना उतनी ही कम होती। ड्रोन के दक्षिण की ओर रवाना होने के कुछ ही देर बाद जलते हुए च्योंग जहाज के डेक पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पता चला कि आग हथियार भंडार तक फैल गई थी, जहां गोला बारूद आग की लपटों में जल उठा। इस भीषण विस्फोट ने च्योंग जहाज में अनगिनत छेद कर दिए, जिससे जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पानी भारी मात्रा में भरने लगा और च्योंग जहाज पलट गया। 10 मिनट बाद जहाज समुद्र तल में डूब गया और पीछे समुद्र की सतह पर बेहद डरे हुए दक्षिण कोरियाई नौसेना के सैनिकों का एक समूह रह गया। कुछ ही मिनटों बाद बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान समुद्र के इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरे। इनमें कई पनडुब्बी रोधी विमान भी शामिल थे, जो उस क्षेत्र का चक्कर लगा रहे थे जहां ड्रोन डूबा था और डूबे हुए ड्रोन का पता लगाने के लिए लगातार सोनार उपकरण गिरा रहे थे। और भी युद्धपोत तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे, जिनमें न केवल दक्षिण कोरियाई युद्धपोत बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के युद्धपोत भी शामिल थे। उन्होंने उस क्षेत्र को घेर लिया और आकाश में मौजूद पनडुब्बी रोधी विमानों से मिली जानकारी के आधार पर सतह के नीचे मौजूद ड्रोन को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि इन लोगों को निराश होना ही था, क्योंकि ड्रोन पहले ही क्षेत्र से बहुत पीछे जा चुका था और यहां उनके प्रयास व्यर्थ हो गए। दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की गहरी तलहटी में ड्रोन पानी के भीतर उड़ान भर रहा था। हालांकि उसकी गति बहुत तेज नहीं थी। 2 घंटे बाद ड्रोन घटनास्थल से दूर जा चुका था और कोई भी उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा था। इसी दौरान ड्रोन अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया और चीन के जलक्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ा। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद जेजू द्वीप से गुजरते ही ड्रोन को आखिरकार एनर्जी पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा। यान फेई कुछ हद तक असहाय था। जब ड्रोन हवा में उड़ रहा था तो पूरे एनर्जी पॉइंट्स का एक बार डेटा रिफ्रेश करने से वह पूरे प्रशांत महासागर को भी पार कर सकता था। हालांकि पानी के नीचे नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वही एनर्जी पॉइंट्स ड्रोन को सिर्फ 1000 किलोमीटर तक ही जाने दे सकते थे। ड्रोन ने उस रात शंघाई समयानुसार आधी रात को अपना डेटा रिफ्रेश किया था और फिर उसने THAAD सिस्टम को नष्ट करने की लड़ाई शुरू कर दी। वह लगातार ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग कर रहा था, इसलिए जब तक वह जेजू द्वीप के पास पहुंचा ऊर्जा बिंदु अपर्याप्त हो गए थे। चूंकि ऊर्जा बिंदुओं में कोई समस्या थी, इसलिए यानफेई के पास ड्रोन को समुद्र तल पर एक खाई में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और चुपचाप अगले डेटा रिफ्रेश का इंतजार कर रहा था। इस बार ड्रोन की उड़ान, हालांकि इसके विरुद्ध सोची समझी योजना के बावजूद, अपनी ताकत से उन सभी पर विजय पा गई जो इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, मानो एक ने कई पर विजय पाली हो। ड्रोन आसानी और शालीनता से आया और चला गया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। इस दौरान ड्रोन ने न केवल दक्षिण कोरिया में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका की THAAD प्रणाली को नष्ट कर दिया, बल्कि समुद्र में 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों को भी डुबो दिया। इन सैन्य कारनामों ने ड्रोन को बड़ी संख्या में मेरिट पॉइंट भी दिलाए। सहायक मस्तिष्क में इस उड़ान के दौरान ड्रोन द्वारा प्राप्त योग्यता अंक स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए थे। दक्षिण कोरियाई वायु क्षेत्र में मिसाइल दागने, एक THAAD सिस्टम सेट, 6 मिसाइल प्रक्षेपण वाहन, एक अग्नि नियंत्रण रडार वाहन, एक कमांड वाहन को नष्ट करने पर 5000 मेरिट पॉइंट। THAAD सिस्टम का एक सेट 5000 मेरिट पॉइंट के बराबर होता है। समुद्र में मिसाइल दागने और दक्षिण कोरियाई नौसेना के एजिस मिसाइल विध्वंसक सेजोग द ग्रेट को डुबोने पर 20,000 मेरिट पॉइंट। एक सेजोग द ग्रेट विध्वंसक 20,000 मेरिट पॉइंट के बराबर होता है। दक्षिण कोरियाई नौसेना के एजिस मिसाइल विध्वंसक चोई यंग को डुबोने पर 15,000 मेरिट पॉइंट। एक चोई यंग विध्वंसक 15,000 मेरिट पॉइंट के बराबर होता है। इस उड़ान में कुल 786 लोग मारे गए तथा 786 मेरिट पॉइंट अर्जित किए गए। इस उड़ान में अर्जित कुल मेरिट पॉइंट्स की संख्या 40,786 थी, जो ड्रोन के पिछले मेरिट पॉइंट्स 61,359 के साथ जुड़कर अब कुल मेरिट पॉइंट्स 1,02,145 हो गए थे। ड्रोन को लेवल 4 से लेवल 5 तक अपग्रेड करने के लिए 1,00,000 मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी और इस संख्या का मतलब था कि ड्रोन ने इस अपग्रेड के लिए आवश्यक मेरिट पॉइंट्स को पूरा कर लिया। ड्रोन जमीनी प्रणालियों को नष्ट करने और 3 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों द्वारा विमान रोधी मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद दक्षिण कोरिया से तुरंत निकलकर चीन लौट सकता था। अगर यानफेई ने उस समय ऐसा करने का फैसला किया होता तो उसके बाद जो घटनाएं घटी वे न घटती। हालांकि यानफेई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अचानक एक बात सूझी, उसके ड्रोन के मेरिट पॉइंट्स बढ़े हुए काफी समय हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पता नहीं था कि ड्रोन कब अपग्रेड हो पाएगा।
इसलिए वह दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों से कुछ मेरिट पॉइंट्स हासिल करना चाहता था। पिछली दर से मेरिट पॉइंट प्राप्त करने के विपरीत ड्रोन के अपग्रेड के बाद मेरिट पॉइंट 1 लाख तक पहुंच गए थे और केवल दुश्मन के विमानों को मार गिराने पर निर्भर रहना मेरिट पॉइंट हासिल करने के लिए बहुत धीमा हो गया था। सौभाग्य से यान फेई की यूरोप यात्रा ने उसे एक नई दुनिया दिखाई, जहां दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने पर ज्यादा मेरिट पॉइंट मिलते थे। एक अमेरिकी पेरी क्लास फ्रिगेट 10,000 पॉइंट प्राप्त कर सकता था, जबकि एक आर्लेबक क्लास विध्वंसक 20,000 पॉइंट तक पहुंच सकता था। ड्रोन के कुल अर्जित मेरिट पॉइंट 60,000 से कुछ ज्यादा थे, फिर भी अपग्रेड से 40,000 पॉइंट्स कम। इसलिए जब यानफेई ने समुद्र की सतह पर दक्षिण कोरियाई नौसेना के युद्धपोतों को देखा, तो वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि इन जहाजों को डुबोकर भारी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स हासिल करने और ड्रोन के अपग्रेड की पहली शर्त पूरी करने का इरादा किया। यान फेई को इंटरनेट पर मिली कुछ खुफिया जानकारी से पता चला कि हालांकि दक्षिण कोरियाई नौसेना के पास नए युद्धपोत थे, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति बेहद कमजोर थी, बिल्कुल मोटी मुर्गियों की तरह जो मेरिट पॉइंट्स हासिल कर रही थी। वास्तविक युद्ध परिणामों ने साबित कर दिया कि दक्षिण कोरियाई नौसेना, जिसे युद्ध का अनुभव कम था और मौत से डर लगता था, वास्तव में एक नौसिखिया बेड़ा था जिसे पूरी लड़ाई के दौरान ड्रोन ने दबा दिया। ड्रोन ने युद्ध में जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली, 2 दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों को डुबो दिया और यान फेई के मेरिट पॉइंट्स हासिल करने के शुरुआती इरादे को साकार कर दिया। अगर ड्रोन का सामना अनुभवी अमेरिकी सेनाओं से होता, तो वह निश्चित रूप से अमेरिकी सैन्य युद्धपोतों से भिड़ने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सीधे वहां से निकल जाने का विकल्प चुनता। अमेरिकी सैन्य युद्धपोत न केवल उन्नत तकनीक से लैस हैं, बल्कि अच्छी तरह प्रशिक्षित भी हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति है। अगर ड्रोन का सामना उनसे होता, तो निश्चित रूप से अमेरिकी नौसेना के एक केंद्रित हमले का सामना करना पड़ता, जिससे उन्हें डराने का कोई मौका नहीं मिलता। नतीजतन ड्रोन ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह एक भी युद्धपोत को डुबो दे और उसे खुद भी खतरा हो सकता है। इसलिए यान फेई का एक अकेले दक्षिण कोरियाई युद्धपोत से सामना होना उनके लिए भाग्यशाली दिन कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक आसान लक्ष्य चुना जिससे उन्हें ड्रोन की विशाल लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। बाद में ऑक्सिलरी ब्रेन से प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि सेजोग द ग्रेट, जिसे दक्षिण कोरियाई लोग एशिया के शीर्ष पौराणिक युद्धपोत के रूप में प्रचारित कर रहे थे, केवल भौंकने वाला था, काटने वाला नहीं, आसानी से पराजित हो गया। हालांकि सेजोग द ग्रेट में एक क्रूजर का विशाल शरीर और सबसे अधिक मिसाइल वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होने का दावा किया गया था, उसे डुबोने के लिए प्राप्त योग्यता केवल 20,000 अंक थी, जो कि एक अमेरिकी आर्लेबक क्लास विध्वंसक को डुबोने के समान थी। इससे पता चला कि सेजोग द ग्रेट की युद्ध शक्ति वास्तव में मजबूत नहीं थी, सबसे अच्छी स्थिति में भी एक अमेरिकी 7,000 टन वर्ग के मिसाइल विध्वंसक की ताकत के बराबर थी, और निश्चित रूप से एशिया के शीर्ष जहाज के खिताब के लायक नहीं थी। एक अन्य दक्षिण कोरियाई युद्धपोत चोइयंग को भी घरेलू मीडिया ने खूब प्रचारित किया और दक्षिण कोरिया का गौरव बताया, यहां तक कि दावा किया गया कि यह अमेरिकी आर्लेबक श्रेणी के विध्वंसक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी अमेरिकी एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस इस आधुनिक मिसाइल विध्वंसक को ड्रोन द्वारा युद्ध शक्ति के मामले में पेरी श्रेणी के फ्रिगेट और आर्लेबक श्रेणी के विध्वंसक के बीच का दर्जा दिया गया था, और इसे डुबोने पर उसे केवल 15,000 मेरिट पॉइंट ही मिले। ये स्पष्ट है कि हालांकि दक्षिण कोरियाई नौसेना के युद्धपोत स्वदेश निर्मित है, फिर भी उनकी ताकत को दक्षिण कोरियाई लोगों ने मिथक बना दिया है और वे अपने प्रचार के अनुरूप नहीं रहे हैं। ऐसे अविश्वसनीय सैन्य युद्धपोतों और मौत से डरने वाले नौसैनिकों के समूह का मतलब है कि दक्षिण कोरियाई नौसेना में वास्तव में युद्ध शक्ति का अभाव है और यह केवल दिखावे के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। इस लंबी दूरी के हमले के बाद ड्रोन द्वारा अर्जित कुल मेरिट पॉइंट्स 1 लाख से अधिक हो गए थे, जो एक और ड्रोन अपग्रेड के लिए पहली शर्त को पूरा करते थे। नतीजतन ड्रोन की वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर एक दूसरा अपग्रेड बटन दिखाई दिया, जिसके बगल में एक रक्त लाल प्रश्न चिन्ह था। यान फेई ने ग्रे रंग के अपग्रेड बटन पर क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई जवाब नहीं मिला। उसने लाल रंग के प्रश्न चिन्ह पर क्लिक किया और तुरंत एक स्पष्टीकरण सामने आ गया। ड्रोन लेवल 4 से लेवल 5 तक अपग्रेड होने वाला है। यह अपग्रेड ड्रोन की लड़ाकू क्षमताओं को व्यापक रूप से बढ़ाएगा और ड्रोन में नए फंक्शन जोड़ेगा। यह अपग्रेड ड्रोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान एक अपग्रेड टेम्पलेट दिखाई देगा, जिससे होस्ट ड्रोन के विकास की दिशा चुन सकेगा। इस स्पष्टीकरण के नीचे लेवल 5 ड्रोन अपग्रेड विकल्प टेम्पलेट था, जिसमें 5 अलग अलग पैटर्न थे, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग प्रकार का हवाई जहाज था।
यान फेई अब पृथ्वी के सभी लड़ाकू विमानों का विशेषज्ञ था, इसलिए जैसे ही उसने ये 5 चिन्ह देखे, उसने तुरंत प्रत्येक चिन्ह के अंदर हवाई जहाज के प्रकार को पहचान लिया। पहली छवि में संयुक्त राज्य वायुसेना का F-35 लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट था। दूसरी छवि में संयुक्त राज्य वायुसेना का F-22 रैप्टर स्टील्थ लड़ाकू जेट था। तीसरी छवि में अमेरिकी वायुसेना का B-2 घोस्ट स्टील्थ बॉम्बर दिखाई दिया। चौथी छवि में चीन वायुसेना का J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर जेट दिखाई दिया। पांचवीं छवि में रूसी वायुसेना का Su-57 स्टील्थ फाइटर विमान दिखाई दिया। इन 5 नए ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट्स को देखने के बाद यानफी का दिल बेहद उत्साह से भर गया। लेवल 4 के ड्रोन शक्तिशाली थे, दिखने में प्रभावशाली थे और कई लड़ाइयों में बड़ी संख्या में जीत हासिल कर चुके थे। हालांकि इसकी एक बड़ी कमजोरी थी, ये छिपकर नहीं जा सकता था। जब भी ड्रोन थोड़ा ऊपर उड़ता या दुश्मन के रडार घने इलाकों से गुजरता, दुश्मन का रडार उसे तुरंत पहचान लेता और उस पर कब्जा कर लेता और फिर हमला कर देता। इसलिए हर बार जब वह लेवल 4 ड्रोन तैनात करता तो यानफी का दिल धड़क उठता, दुश्मन की नजरों से बचने के लिए ड्रोन के उड़ान कोण पर लगातार नजर रखता। इसी कमी के कारण यानफी को हमेशा उम्मीद थी कि ड्रोन अवतार में स्टेल्थ एबिलिटी हो सकती है। फिर जैसे ही स्वर्ग मेहनती को पुरस्कृत करता, कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद ड्रोन को आखिरकार अपग्रेड करने के एक और मौके का इंतजार था और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपग्रेड टेम्पलेट सामने आ गया। उपरोक्त छवियों में सभी 5 प्रकार के स्टील्थ विमान सबसे शीर्ष स्तरीय चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट हैं। उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 3 मॉडल हैं, अर्थात F-35 लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट, F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट और B-2 घोस्ट स्टील्थ बॉम्बर। इस बीच चीन का J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर जेट भी एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जय चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो अकेले ही चीन के आसमान की सुरक्षा को कायम रखता है। इन 5 स्टील्थ एयरक्राफ्ट में से रूस का Su-57 थोड़ा कमजोर लग सकता है, लेकिन चूंकि ड्रोन ने इसे अगले अपग्रेड टेम्पलेट के रूप में चुना है, यह दर्शाता है कि Su-57 उतना कमजोर नहीं है जितना कल्पना की गई थी। freewebnovel.com। इन 5 प्रकार के स्टील्थ विमानों को पहले ही दुनिया के सबसे मजबूत स्टील्थ विमानों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। रूसी वायुसेना के Su-57, जो अभी भी परीक्षण के चरण में है, के अलावा बाकी 4 स्टील्थ विमानों को भी कमीशन मिल चुका है, जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक अन्य देशों की तथाकथित स्टील्थ विमान परियोजनाओं का सवाल है, ड्रोन द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है, यहां तक कि उन्हें अपग्रेड टेम्पलेट मूल्यांकन के दायरे में भी नहीं रखा गया है। इन 5 स्टील्थ एयरक्राफ्ट टेम्पलेट्स में से यानफेई ने चीन वायुसेना के J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर जेट को तुरंत खारिज कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि चीन का J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर जेट पर्याप्त उन्नत नहीं था। इसके विपरीत कई डिजाइन पहलुओं में J-20 अमेरिका के F-22 से बेहतर था। यानफेई ने J-20 का चयन न करने का फैसला किया क्योंकि भविष्य का ड्रोन निश्चित रूप से जियांगहू लौटेगा और दुनिया भर में तबाही मचाएगा। अगर यह पता चला कि जेट चीन के J-20 जैसा दिखता है, तो यह निश्चित रूप से चीन के लिए बहुत परेशानी लाएगा। एक चीनी व्यक्ति होने के नाते यानफेई स्वाभाविक रूप से अपने देश के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। जहां तक रूस के Su-57 का सवाल है, उसे भी यानफेई ने वीटो कर दिया था। वजह बस इतनी थी कि उन्हें Su-57 की लड़ाकू क्षमता पर भरोसा नहीं था। हालांकि ड्रोन ने Su-57 को बाकी 4 स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ सूचीबद्ध किया था, फिर भी यानफेई पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे आसानी से खारिज कर दिया। इसलिए शेष F-35, F-22 और B-2 सभी ड्रोन के लिए संभावित अपग्रेड टेम्पलेट विकल्प थे। वे सभी अमेरिकी सेना के अद्वितीय स्टील्थ विमान थे। ड्रोन ने अपने अपग्रेड टेम्पलेट के रूप में चाहे जो भी मॉडल चुना हो, उसे अपना विशिष्ट रूप प्राप्त होगा। जब यानफेई ने ड्रोन का उपयोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया, तो अमेरिकी सरकार के लिए दोष लेना सुविधाजनक होगा। साथ ही वह इस प्रकार के मॉडल का उपयोग अमेरिकी सेना और उनके सहयोगियों को भ्रमित करने के लिए कर सकता था, जिससे उन्हें हिचकिचाहट होने पर ड्रोन की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिलती थी, क्योंकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कोई भी इन 3 सबसे उन्नत स्टील्थ विमानों का उत्पादन कर सकता है। ये ज्ञात था कि यानफेई ने पहले युद्ध में प्रीडेटर ड्रोन और F-15 आकार के ड्रोन का उपयोग करके बहुत लाभ उठाया था। ड्रोन को लेवल 3 से लेवल 4 तक अपग्रेड करने का अनुभव होने के कारण यानफेई जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे न केवल ड्रोन के लिए सही अपग्रेड टेम्पलेट चुनना था, बल्कि चुने हुए एयरक्राफ्ट टेम्पलेट को स्कैन करने के लिए खुद घटनास्थल पर भी जाना था।
अपग्रेड टेम्पलेट की सारी जानकारी ड्रोन द्वारा प्राप्त करने के बाद ही अपग्रेड शुरू हो सकता था। इसलिए ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट पर निर्णय लेने के बाद उसे ड्रोन को अपग्रेड करने में सक्षम बनाने के लिए टेम्पलेट एयरक्राफ्ट के पास जाना था। लाल प्रश्नवाचक चिन्ह के विवरण में ये संकेत दिया गया था कि इस अपग्रेड के बाद ड्रोन की युद्ध शक्ति में व्यापक वृद्धि होगी। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ एयरक्राफ्ट अपग्रेड टेम्पलेट के रूप में दिखाई दिए। केवल ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट ही ड्रोन की युद्ध शक्ति को व्यापक रूप से बढ़ाने में सक्षम थे। ड्रोन चाहे किसी भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट टेम्पलेट के साथ अपग्रेड करना चाहे, अपग्रेड के बाद ड्रोन को स्टील्थ क्षमता प्राप्त हो जाएगी। स्टील्थ क्षमता के साथ ड्रोन को अब दुश्मन के रडार द्वारा पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस समय ड्रोन अजेय हो जाएगा और यान फेई वास्तव में आकाश में एक पक्षी और समुद्र में एक मछली की तरह स्वतंत्र हो जाएगा। उस विवरण में न केवल ये बताया गया था कि अपग्रेड के बाद ड्रोन की लड़ाकू शक्ति में व्यापक वृद्धि होगी, बल्कि यह भी कि ड्रोन में एक बिल्कुल नया फंक्शन होगा। ये निश्चित था कि अपग्रेड के बाद ड्रोन की लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि होगी, लेकिन इस नए फंक्शन की सटीक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे यान फेई इस अपग्रेड के लिए उत्सुकता से भर गया। लेवल 4 ड्रोन पहले से ही असाधारण क्षमताओं से युक्त इतना शक्तिशाली था, यह अज्ञात था कि लेवल 5 ड्रोन में कौन सा नया फंक्शन आएगा और फिर ड्रोन क्या बन जाएगा। पिछले अपग्रेड के अनुभव से यान फेई जानता था कि ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट चुनने और उसे स्कैन करने के बाद आगे की जरूरतें होंगी। अपग्रेड सामग्री। हर ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी सामग्री एक दूसरे से काफी अलग अलग होती है। हालांकि एक बात तो पक्की थी, ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी कुछ चीजें थीं, जिन्हें अपग्रेड जरूरी चीजें कहा जाता है। अतीत में यान फेई को ड्रोन के लिए मुश्किल से 2 अपग्रेड आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे। इस अपग्रेड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे ऐसी 3 वस्तुओं की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि भले ही अन्य सभी अपग्रेड शर्तें पूरी हो जाएं, फिर भी यान फेई को इस ड्रोन अपग्रेड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तीसरा अपग्रेड आवश्यक वस्तु ढूंढना था। इसलिए हालांकि यान फेई को अब लेवल 5 ड्रोन अपग्रेड टेम्पलेट पता था और उसने अपग्रेड टेम्पलेट के लिए अपनी पसंद का दायरा लगभग तय कर लिया था, फिर भी अपग्रेड आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण वह ड्रोन को तुरंत अपग्रेड नहीं कर सका। यूरोप से चीन लौटने के बाद से यान फेई तीसरे अपग्रेड आवश्यक वस्तु को खोजने के लिए प्रतिबद्ध था। हालांकि लंबे समय तक उसे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला था, इसलिए एक नया अपग्रेड आवश्यक वस्तु कैसे खोजा जाए, यह उसके सामने एक समस्या बनी रही। freewebnovel.com। इसके अलावा चुने गए स्टील्थ एयरक्राफ्ट अपग्रेड टेम्पलेट को स्कैन करने के लिए यान फेई को खुद टेम्पलेट के पास जाकर उसे स्कैन करना था। स्कैन के दौरान उनका शरीर हिल नहीं सकता था और स्कैनिंग का समय भी कुछ लंबा था, जिससे उन्हें पकड़े जाने का खतरा हो सकता था। इसलिए अमेरिकी सेना के इन 3 प्रकार के स्टील्थ विमानों के पास कैसे पहुंचे और उन्हें कैसे स्कैन करें, ये भी यान फेई के लिए एक कठिन समस्या थी। अगली सुबह लू पिनपिन ने देखा कि यान फेई विचलित लग रहा था और उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था। यान फेई चिंतित लग रहा था, वो बार बार इंटरनेट पर संदेश देख रहा था और अलग अलग जगहों से आ रहे समाचार देखने के लिए ऑफिस का टीवी भी चालू कर रहा था, लेकिन उसने टीवी की आवाज बंद कर दी थी, जो कुछ डरावनी लग रही थी। लू पिनपिन खुद को रोक नहीं पाए और यान फेई को कई बार पुकारा, लेकिन यान फेई ने कोई जवाब नहीं दिया। पिनपिन के मन में जिज्ञासा तो जगी, लेकिन उसने तुरंत पूछा नहीं। इसके बजाय उसने यान फेई के कार्यालय से सचिव को बाहरी कमरे में भेज दिया ताकि वे यान फेई की बेचैन हालत न देख सकें, ताकि कंपनी में यान फेई की छवि बनी रहे। freewebnovel.com। यान फेई पूरे दिन दक्षिण कोरिया में कल रात हुए भीषण नौसैनिक और हवाई युद्ध की रिपोर्ट ऑनलाइन खोजते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पत्रकारों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। संयोगवश दक्षिण कोरियाई सेना और अमेरिकी सेना ने कल रात संयुक्त रूप से घोषणा की कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के शिनजोऊ काउंटी के पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास कुछ समय तक जारी रहेगा। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शिनजोऊ काउंटी के आसपास के एक बड़े इलाके को बंद कर दिया था और लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए उस इलाके में न जाने की सलाह दी थी। अगर कोई और होता जिसे पूरी कहानी नहीं पता होती, तो शायद उसे यकीन हो जाता कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं शिनजोऊ काउंटी में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। हालांकि इस घटना में सीधे तौर पर शामिल होने के नाते यान फेई स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और दक्षिण कोरियाई सेना का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। कल रात उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने ही नागरिकों को सूचित करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि इसे छुपाने का विकल्प चुना। यह अनिश्चित था कि वे इसे कब तक छिपाए रख पाएंगे। जब दक्षिण कोरियाई नागरिकों को पता चला कि उनकी नौसेना में 2 नए युद्धपोत गायब हैं,
तो कौन जाने वे क्या सोचेंगे। यान फेई का कल रात दक्षिण कोरियाई नौसेना के साथ एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि राजनीतिक कारणों से दक्षिण कोरियाई लोगों ने इस घटना का प्रचार करने की हिम्मत नहीं की और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। दक्षिण कोरियाई इंटरनेट पर किसी भी असामान्य घटना का जरा भी संकेत नहीं था। इतना ही नहीं, वे कल रात जिंगझोउ काउंटी में हुई घटनाओं को दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में बताकर सक्रिय रूप से छुपा रहे थे। इस तरह उकसाने वाले यान फेई को परिणामों से बच निकलने का मौका मिल गया। फिर भी यान फेई ने दक्षिण कोरियाई प्रतिक्रिया को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह ज्यादातर टीवी समाचार देखने में लगा रहा और प्रसारण से तीसरे अपग्रेड आवश्यक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन पूरे दिन समाचार देखने के बाद भी उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, जिससे यान फेई बेहद निराश हो गया। ड्रोन के तेजी से अपग्रेड होने की उसकी उम्मीद आसानी से पूरी होती नहीं दिख रही थी। ड्रीम टावर में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यान फेई ने एक कर्मचारी लाभ कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इमारत की एक पूरी मंजिल पर एक रेस्टोरेंट खोला जहां सभी कर्मचारी खाना खा सकते थे। बेहद कम दामों, स्वादिष्ट व्यंजनों और भरपूर मात्रा में परोसे जाने के कारण ये रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच बेहद लोकप्रिय था और यान फेई भी अक्सर वहां खाना खाते थे। हालांकि तीसरे अपग्रेड आवश्यक वस्तु को लेकर अनिश्चितता के कारण यान फेई निराश हो गया और उसने रात का खाना न खाने का फैसला किया, बल्कि घर जाकर टीवी देखने लगा। शाम के लगभग 7 बजे लू पिनपिन काम से तुरंत कंपनी से बाहर नहीं निकला, बल्कि ड्रीम टावर की 45वीं मंजिल पर स्थित यान फेई के घर पर किराने का सामान ले आया। लू पिनपिन ने खुद यान फेई के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज सजाई। लू पिनपिन के हाथ का खाना खाते हुए यान फेई को एक तरह का अपनापन सा महसूस हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि लू पिनपिन के साथ अकेले खाना खाए हुए बहुत समय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जब से उसे पता चला कि लू पिनपिन का एक बॉयफ्रेंड है, उसने उसके लिए फिर कभी खाना नहीं बनाया, है ना? लेकिन यान फेई को इस बात की थोड़ी धुंधली याद थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था। रात के खाने के बाद जब यान फेई ने लू पिनपिन को कमरे में सफाई करते हुए तेजी से घूमते देखा, तो उसे कुछ मदहोशी जैसा महसूस हुआ, मानो यही वह जीवन था जिसे उसे जीना था, एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित अस्तित्व, न कि उसके अतीत के तनावपूर्ण और रोमांचकारी कारनामों से भरा जीवन। फिर यान फेई सोचने लगा, आखिर लू पिनपिन को अचानक बॉयफ्रेंड कब मिल गया और वो ओटाकू क्यों बन गया, हर वक्त घर पर ही रहने लगा और कभी बाहर नहीं निकला। उसने पहले कभी इस सवाल पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लू पिनपिन के साथ उसके रिश्ते में आए ये बदलाव और इन बातों पर सवाल न उठाना दोनों ही बहुत अजीब थे। जब लू पिनपिन ने सफाई पूरी कर ली और यान फेई के सामने बैठ गई, तो उसने संतुष्ट होठों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए चाय का घूंट लिया और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अब तुम्हारा मूड ठीक है? यान फेई ने रुककर जवाब दिया, आह, बेहतर मूड। लू पिनपिन ने कहा, मैंने देखा कि आज आप पूरे दिन काफी विचलित दिख रहे थे, किसी भी चीज के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पा रहे थे। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कंपनी के उत्पादों को प्रतिस्पर्धियों से भयंकर जवाबी हमलों का सामना करना पड़ सकता है? ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने उन्हें सराहा, जिससे ड्रीम टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास को बढ़ावा मिला और बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। काफी विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गज अंततः एक आम सहमति पर पहुंचे। अपने पुराने गिले शिकवे और आंतरिक कलह को भुलाकर वे एकजुट हुए और ड्रीम टेक्नोलॉजी के खिलाफ इतिहास का सबसे जबरदस्त बाजार पलटवार शुरू किया। इन सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके विभिन्न देशों के नियामक अधिकारियों को रिपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रीम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ मिलाए बिना विज्ञापित प्रभाव प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इन पदार्थों के मानव शरीर पर गंभीर विषाक्त दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन उत्पादों को तुरंत जब्त करने और बाजार में इनकी आगे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, ताकि ड्रीम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से उत्पन्न खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक्स दिग्गजों ने गुप्त रूप से लोगों के एक समूह को रिश्वत देकर उपभोक्ता बनकर इंटरनेट पर ड्रीम टेक्नोलॉजी के बारे में शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें कहा गया था कि ड्रीम टेक्नोलॉजी उत्पादों के इस्तेमाल के बाद उन्हें कई तरह की असुविधाएं और गंभीर जटिलताएं हुईं।
फिर इन दिग्गजों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन मनगढ़ंत उपभोक्ता शिकायतों को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया और ड्रीम टेक्नोलॉजी उत्पादों की प्रतिष्ठा और उपभोक्ताओं के दिलों में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इन्हें प्रमुख मीडिया में व्यापक रूप से फैलाया। इसके बाद इन दिग्गजों ने ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहचान पर हमला किया, ये दावा करते हुए कि यह एक चीनी उद्यम है और यह आरोप लगाया कि चीनी सरकार ने ड्रीम टेक्नोलॉजी में गुप्त रूप से हिस्सेदारी रखी है। चीनी सरकार के समर्थन से ड्रीम टेक्नोलॉजी ने एक गुप्त उद्देश्य से अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेचा। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने, चीन के प्रति अस्वीकृति का फायदा उठाने और ड्रीम टेक्नोलॉजी उत्पादों के विश्वव्यापी प्रचार का संयुक्त रूप से बहिष्कार करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन दिग्गजों ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के लिए कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और विद्वानों को भी आमंत्रित किया। इन विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और मानव शरीर में होने वाले उससे जुड़े बदलावों पर व्याख्यान दिया और जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में इस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने का कोई उपाय मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया, अपनी शंकाएं व्यक्त की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पाद अल्पावधि में प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इन उत्पादों के मानव शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने जनता को ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों का इस्तेमाल करने से मना किया। ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों की बाजार स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था। अगर यही स्थिति बनी रही तो ये सभी व्यवसाय अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों ने अंततः अपना धैर्य खो दिया और ड्रीम टेक्नोलॉजी के अतिक्रमण के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। इस प्रकार ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के बारे में जो भी जानकारी वे चुरा सकते थे, उसका विश्लेषण और प्रसार करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते थे और पर्दे के पीछे से आग भड़काते थे, जिसका उद्देश्य ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों को पूरी तरह से बदनाम करना और उपभोक्ताओं को अपने खेमे में वापस लाना था। ये स्थिति कुछ समय से चल रही थी और लू पिनपिंग और यान फेई दोनों ही इन संकटपूर्ण घटनाओं से जूझ रहे थे, जिन्हें ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए जीवन मरण का प्रश्न माना जा सकता था। इसलिए सभी कुछ हद तक तनावग्रस्त और थके हुए थे। आज लू पिनपिंग ने देखा कि यान फेई असामान्य व्यवहार कर रहा था और उसे लगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन दिग्गजों के पलटवार को लेकर चिंतित है। वह विशेष रूप से यान फेई को दिलासा देने आई थी ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। यान फेई लू पिनपिंग की मंशा समझ गया और उसका दिल भर आया। उसने कहा, पिनपिंग, शुक्रिया। हालांकि हमारे प्रतिद्वंद्वियों की छोटी मोटी चालें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे विचार से ये बस उनकी मौत की पीड़ा है। हालांकि मैं उनके बेताब पलटवारों से थोड़ा चिंतित हूं, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लूंगा। जब तक हम उनके इस हमले का सामना करते रहेंगे, भविष्य का बाजार हमारा होगा। खासकर आज आपके बनाए खाने को खाने के बाद मुझे उन्हें हराने का और भी ज्यादा भरोसा है। तभी लू पिनपिंग ने संतुष्टि दिखाई और कहा, फेई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो। कंपनी की वर्तमान विकास गति को देखते हुए हमारी ड्रीम टेक्नोलॉजी जल्द ही दुनिया की नंबर 1 सुपर कंपनी बन जाएगी। जाहिर है तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुर्खियों में आना पड़ेगा। तुम्हें भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करनी है, इसलिए तुम्हारा दिल मजबूत होना चाहिए। ऐसे दिल के साथ ही तुम हर परिस्थिति का सामना करते हुए शांत रह सकती हो। याद रखो, स्वर्ग कभी भी सभी रास्ते बंद नहीं करता, परिश्रम से समाधान हमेशा सामने आता है। लू पिनपिंग की बातें सुनकर यान फेई कुछ भावुक हो गया। आज वह ड्रोन अपग्रेड के लिए तीसरी जरूरी वस्तु की तलाश में कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। हालांकि लू पिनपिंग को यान फेई के मन में चल रहे असली विचारों का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके समझाने के पीछे का तर्क वाकई प्रासंगिक था। चूंकि स्वर्ग ने यान फेई को ड्रोन अवतार प्राप्त करने की अनुमति दी थी, इसलिए वे अपग्रेड के लिए जरूरी वस्तुएं प्राप्त करने के उसके दरवाजे बंद नहीं करेंगे। यहाँ यान फेई की चिंता इस समस्या को सुलझाने में मददगार नहीं थी। शायद सही समय आने पर तीसरी जरूरी अपग्रेड वस्तु स्वाभाविक रूप से यान फेई के सामने आ जाएगी। लू पिनपिंग को, जो उसे गंभीरता से सलाह दे रही थी, देखकर यान फेई उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि यान फेई कंपनी के मामलों को संभाल रही थी, फिर भी ज्यादातर बड़े फैसले लू पिनपिंग के नियंत्रण में ही थे। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों के उन्मत्त पलटवार का सामना करते हुए ज्यादातर दबाव लू पिनपिंग पर ही पड़ा था। उसने न सिर्फ इस दबाव को झेला, बल्कि दुश्मन के हर हमले को बेअसर करते हुए सटीक जवाबी उपाय भी किए।
इसके अलावा उसने यान फेई को सलाह देने के बारे में भी सोचा। ये कहना होगा कि लू पिनपिन की दबाव सहने की क्षमता बेहद मजबूत थी, दुनिया के ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा। यान फेई ने गंभीरता से कहा, पिनपिन धन्यवाद। आपका एक शब्द 10 साल के अध्ययन से भी अधिक मूल्यवान है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ। लू पिनपिन ने ताली बजाए और हंसते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम समझ गई हो तो मैं अब घर जा रही हूँ। याद रखना, आज रात अच्छी नींद लेना ताकि कल सुबह तुम पूरी तरह से तरोताजा हो सको। लू पिनपिन को अपने कमरे से जाते देख यान फेई उसे रोकने और न जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसे तुरंत वेनरॉ का ख्याल आया, जो बहुत दूर अमेरिका में थी, और फिर लू पिनपिन के रहस्यमय प्रेमी का ख्याल आया। वह झिझका और आखिरकार लू पिनपिन को रुकने के लिए कहने के शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए और वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। लू पिनपिन द्वारा अनजाने में दिलासा दिए जाने और अपनी चिंताओं से मुक्त होने के बाद यान फेई को अब कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने कमरे में लौट आया, अपने मन से सभी विकर्षणों को दूर किया और सो गया। जैसे ही शंघाई में आधी रात होने वाली थी, यान फेई अचानक जाग गया। तभी उसने जेजू द्वीप के दक्षिण में समुद्री खाई में ड्रोन के शरीर को कंपन करते हुए महसूस किया, जिससे सारा डेटा ताज़ा हो गया और ड्रोन अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया। ड्रोन की लड़ाकू क्षमता वापस आने के बाद यान फेई ने उसे तुरंत शंघाई लौटने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने ड्रोन को फिर से उत्तर की ओर जेजू द्वीप के पास नियंत्रित किया और फिर द्वीप के पास मुफ्त वाईफाई के जरिए नेटवर्क वर्ल्ड से जोड़ा। यान फेई ने सबसे पहले डार्क वेब पर लॉग इन किया और पाया कि किसी कारण से दक्षिण कोरिया के सिस्टम को नष्ट करने का इनामी कार्य अभी भी मौजूद है। इसलिए उन्होंने तुरंत डिस्ट्रॉय के खाते के तहत इस कार्य को स्वीकार कर लिया और कुछ मिनट प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने सिस्टम को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का उपयोग करते हुए ड्रोन का स्पष्ट वीडियो अपलोड किया, फिर मिशन पूरा होने के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक किया। चूंकि यह कार्य मूलतः डिस्ट्रॉय के विरुद्ध एक षड्यंत्र था, इसलिए यदि यान फेई ने कार्य पूरा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया और मिशन पूरा करने के लिए आवेदन किया, तो भी इसे पोस्ट करने वाला व्यक्ति कार्य पूरा होने के अनुरोध का ऑडिट नहीं करेगा। चूंकि कार्य पोस्ट करने वाला डिस्ट्रॉय के कार्य के लिए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर देता, इसलिए यह नहीं दिखाया जा सकता था कि डिस्ट्रॉय ने कार्य पूरा कर लिया है। हालांकि यान फेई ने इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था और वह जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने एक और बटन क्लिक किया, जिससे डार्क वेब को सीधे इस कार्य के पूरा होने का ऑडिट करने की अनुमति मिल गई। डार्क वेब पर पोस्ट किए गए इनाम कार्यों में कभी कभी ऐसे मामले होते हैं जहां कार्य पोस्ट करने वाला कार्य की पूर्णता की समीक्षा नहीं करता है, जिससे निष्पादनकर्ता इनाम का दावा करने से वंचित रह जाता है। इससे निपटने और निष्पादनकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डार्क वेब ने एक वेबसाइट ऑडिट सुविधा शुरू की है। यदि कार्य पोस्ट करने वाला कार्य पूर्णता की समीक्षा नहीं करता है, तो निष्पादनकर्ता डार्क वेब द्वारा समीक्षा के लिए कार्य पूर्णता का वीडियो या चित्र प्रस्तुत कर सकता है। जब तक डार्क वेब इसे स्वीकृत करता है, तब तक कार्य पूर्ण माना जाएगा और इनाम का दावा किया जा सकता है। इसलिए यानफी को इस सिस्टम विनाश कार्य को पूरा न कर पाने की चिंता नहीं थी। हालांकि डार्क वेब को इस इनामी कार्य का ऑडिट करने में कुछ समय लगेगा और यानफेई को इंतजार करना जारी रखना होगा। इस कार्य को पूरा करने में उसकी दृढ़ता मामूली इनाम के लिए नहीं, बल्कि विध्वंसक की प्रतिष्ठा को मजबूत करने और अपने शब्दों का वजन बढ़ाने के लिए थी। कम इनाम राशि के बावजूद ये कार्य पूरा करना बहुत कठिन था। इसके लिए न केवल निष्पादक की शक्ति की, बल्कि उनके साहस की भी आवश्यकता थी, क्योंकि इस कार्य में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के भारी दबाव का सामना करना शामिल था। दक्षिण कोरिया तो प्रबंधनीय था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है, एक ऐसा देश जिसे लोग आमतौर पर उकसाने से बचते हैं, जानबूझकर विरोध करने की तो बात ही छोड़ दें। केवल वही व्यक्ति जो इस तरह के दबाव का सामना कर सके और इस तरह के कार्य को पूरा कर सके, अधिक संवाद शक्ति प्राप्त कर सकता है और अंधेरी दुनिया के शासक की उपाधि प्राप्त कर सकता है। साथ ही यानफेई कार्य के आरंभकर्ता को चुनौती भी दे रहा था, ये संकेत देते हुए कि चाहे उनकी कोई भी योजना और जाल क्यों न हो, वे उसे रोक नहीं सकते। वह फिर भी कार्य पूरा कर सकता था और उनका इनाम ले सकता था। ऐसा करके यानफेई विध्वंसक से निपटने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दिल में असफलता का बीज बो सकता था। उन्हें एहसास हो जाता कि विध्वंसक इतना शक्तिशाली है कि उसे मात देना नामुमकिन है और उसके कार्यों को विफल करना असंभव है। डार्क वेब पर बाउंटी टास्क पूरा करने के बाद यानफेई ने पिछली रात की लड़ाई के ड्रोन फुटेज को छांटना शुरू किया, जो ड्रोन के नजरिए से शूट किए गए थे। ड्रोन तैनात होते ही यह मिशन के सभी दृश्यों को अपने आप रिकॉर्ड कर लेता था,
जिससे यान फेई बाद में फुटेज की समीक्षा करके कार्रवाई का सारांश तैयार कर पाता था और अपने ड्रोन संचालन कौशल में लगातार सुधार और निखार लाता रहता था। ये सभी वीडियो बेहद हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में सेव किए गए थे, इसलिए हर मिशन की फुटेज ने काफी मेमोरी घेर ली। हालांकि ड्रोन के विशाल डेटाबेस को देखते हुए डेटा का इस्तेमाल नगण्य था। यान फेई ने पिछली रात दक्षिण कोरिया में हुए बड़े हवाई और समुद्री युद्ध का वीडियो डेटा प्राप्त किया और उसे ध्यान से देखना शुरू किया। उसने अच्छे अनुभवों से सीखा और गलतियों से सबक लेकर भविष्य में ऐसी गलतियां न करने की ठान ली। इस मिशन से सीख लेने के बाद यान फेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन की मदद से वीडियो एडिट करना शुरू किया। पिछली बार हत्यारे संप्रदाय का सफाया करने के बाद यान फेई ने डिस्ट्रॉय के नाम से व्यापक प्रचार के लिए वर्ल्ड नेटवर्क पर वीडियो अपलोड किए, जिससे दुनिया के ज्यादातर लोगों को डिस्ट्रॉय के अस्तित्व और क्षमताओं के बारे में पता चला। लेकिन रोजाना इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज सामने आने के कारण लोगों की दिलचस्पी कभी भी बदल सकती है। इसलिए डिस्ट्रॉय की आधे साल की अनुपस्थिति के कारण उसे धीरे धीरे भुला दिया गया। इस बार यान फेई ने एक्शन वीडियो को इस इरादे से संपादित किया कि THAAD सिस्टम के विनाश को नेटवर्क वर्ल्ड पर अपलोड करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने डिस्ट्रॉय की वापसी की घोषणा की और उसे फिर से प्रमोट किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। यान फेई ने वीडियो को छांटना शुरू किया, जिसमें ड्रोन द्वारा नकली THAAD सिस्टम को नष्ट करने से लेकर स्टील बॉल मिसाइलों के एक बड़े झुंड को भेदने, THAAD सिस्टम द्वारा दागी गई मिसाइलों के साथ भीषण युद्ध, असली THAAD सिस्टम को नष्ट करने, दक्षिण कोरियाई नौसेना के युद्धपोतों के साथ लड़ाई, उनमें से 2 को डुबोने, आखिरी युद्धपोत के हताश होकर भागने और अंत में लेजर हथियार के अचानक हमले और विध्वंसक विमान के सुरक्षित पीछे हटने तक की पूरी प्रक्रिया शामिल थी। ये पूरी प्रक्रिया 40 मिनट से ज्यादा समय तक चली। ऑक्सिलरी ब्रेन की मदद से इस फुटेज को संपादित करके एक रोमांचक 15 मिनट के वीडियो में बदल दिया गया। यान फेई ने वीडियो को अंतिम रूप देने से पहले कई बार संपादन और संशोधन किया। इंटरनेट से डाउनलोड किए गए उत्तेजक संगीत और ऑक्सिलरी ब्रेन की बढ़ती हुई कुशल संपादन तकनीकों के साथ स्लो मोशन और रिप्ले के साथ रोमांचक तस्वीरों ने पूरे वीडियो को रोमांचक, भावपूर्ण और रोमांचक बना दिया। दर्शकों ने इसे इतना मनोरंजक पाया कि वे इसे देखना बंद नहीं कर पाए, एक भी पल उबाऊ नहीं था और इसे देखने के बाद वे और देखने के लिए तरस गए। वीडियो पूरी तरह से संपादित होने के बाद ही यान फेई ने संयुक्त राज्य अमेरिका की कई मुख्यधारा की वीडियो वेबसाइटों पर लॉगिन किया और विध्वंसक युद्ध THAAD प्रणाली और दक्षिण कोरियाई नौसेना शीर्षक से वीडियो को नेटवर्क वर्ल्ड पर अपलोड किया। एशिया में रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन पश्चिमी दुनिया में दिन का समय था, इसलिए जब यान फेई ने वीडियो को साइटों पर अपलोड किया तो बड़ी संख्या में नेटिजन्स ने इसे तुरंत खोज लिया। पहले तो ये नेटिजन्स वीडियो के अजीब नाम को लेकर उत्सुक थे, जो हॉलीवुड फिल्म एलियन वर्सेस प्रेडेटर की याद दिलाता था, इसलिए वे इसे देखने के लिए क्लिक किए बिना नहीं रह सके। वे इसकी हाई डेफिनेशन क्वालिटी, रोमांचक कहानी, यथार्थवादी युद्ध दृश्यों और रोमांचक साउंड ट्रैक से तुरंत हैरान रह गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या ये किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर हो सकता है? लेकिन क्या फिल्मों के ट्रेलर बहुत छोटे नहीं होते, और ट्रेलरों की विषय वस्तु अक्सर महत्वपूर्ण क्षण में बदल जाती है। हालांकि इस वीडियो की विषय वस्तु पूर्ण और सुसंगत थी, जो एक पूर्ण पैमाने पर वास्तविक युद्ध प्रस्तुत कर रही थी। सस्पेंस खत्म हो जाने पर कौन सिनेमा जाने की जहमत उठाएगा? यान फेई द्वारा अपलोड किए गए वीडियो ने इन नेटिजन्स को चौंका दिया और जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने वीडियो के नीचे बेतहाशा कमेंट्स करना और उसे खूब शेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को फोन करके अपने करीबी दोस्तों को वीडियो के बारे में बताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह वीडियो इंटरनेट पर वायरस की तरह फैल गया। फिल्म तकनीक में निरंतर प्रगति और अधिक यथार्थवादी विशेष प्रभावों के साथ अब फिल्मों में कई अविश्वसनीय दृश्य शामिल होते हैं, जिन्हें अधिकांश लोग कंप्यूटर जनित प्रभावों से अलग नहीं पहचान पाते। इसलिए जब यान फेई का वीडियो नेटवर्क वर्ल्ड पर अपलोड किया गया, तो सभी को इसकी पूरी कहानी, उपयुक्त ध्वनि प्रभाव और उत्कृष्ट चित्र गुणवत्ता मिली, जिससे दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वे उसी दृश्य में मौजूद हों। इसके बावजूद किसी को भी युद्ध के दृश्यों के वास्तविक होने का संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर समझ लिया। वीडियो देखने वाले नेटिजन्स ने केवल रोमांचक सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया और वीडियो में THAAD सिस्टम के विनाश पर कोई विशेष आश्चर्य व्यक्त नहीं किया।
ये देखते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों को विशेष प्रभाव वाली फिल्मों में अनगिनत बार नष्ट किया गया था, अंतर केवल इतना था कि उन्हें प्रागैतिहासिक राक्षसों या एलियंस द्वारा नष्ट किया गया था। उन्होंने THAAD सिस्टम के विनाश को केवल एक फिल्म का दृश्य मान लिया, बिना किसी असामान्यता को पहचाने। आम दर्शक इस वीडियो और किसी फिल्म के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ नहीं पाए, लेकिन अमेरिकी सरकार पहचान गई कि यह वीडियो असली है। डिस्ट्रॉयर के खिलाफ ऑपरेशन के मास्टरमाइंड और युद्ध के पीड़ित होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से वीडियो की सच्चाई जानते थे। हालांकि दिन का समय था, ऑनलाइन ट्रैफिक काफी ज्यादा था और उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। जब तक उन्होंने इस वीडियो को देखा तब तक यह इंटरनेट पर काफी फैल चुका था और हर कोई इसके बारे में जानता था। इस बिंदु तक वीडियो को हटाने से कोई फायदा नहीं होता और यह एक ढकोसला भी लग सकता था। इसलिए अमेरिकी सरकार ने नासमझी का नाटक किया, ये दिखावा करते हुए कि उन्हें वीडियो नजर नहीं आया, लेकिन डिस्ट्रॉयर के लिए उनके मन में गहरी नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन जल्द ही कुछ पेशेवर फिल्म निर्माताओं को वीडियो में कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने इंटरनेट पर फुटेज का विश्लेषण करना शुरू किया और अपने विशेषज्ञ ज्ञान का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि यह वीडियो किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक वास्तविक संघर्ष का चित्रण था। वीडियो के नाम में डिस्ट्रॉयर शब्द था, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना डिस्ट्रॉयर के पहले से सेव किए गए वीडियो से की और पुष्टि की कि इस वीडियो की सामग्री वाकई असली थी। दूसरे शब्दों में, वीडियो की सामग्री को देखते हुए दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिका का THAAD सिस्टम निश्चित रूप से नष्ट हो गया था और इस घटना के पीछे का दोषी शीर्षक में उल्लिखित डिस्ट्रॉयर ही था। विशेषज्ञों के इस विश्लेषण के बाद अमेरिकी नेटिजन्स को एक आभास हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध एक वास्तविक युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। उन्हें डिस्ट्रॉयर द्वारा हत्यारे संप्रदाय की सफाई के बारे में जारी किया गया वीडियो साफ साफ याद आ गया और उनके दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर वे क्रोधित हो गए। इतने लंबे समय से किसी ने भी शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी और डिस्ट्रॉयर पहला था। वे न केवल इसलिए क्रोधित थे क्योंकि डिस्ट्रॉयर ने दक्षिण कोरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित THAAD प्रणाली को नष्ट करने का साहस किया था, बल्कि इसलिए भी कि उसने एक अमेरिकी वीडियो वेबसाइट पर वीडियो पोस्ट करने का दुस्साहस किया था, जो एक स्पष्ट तिरस्कार और उकसावे की बात थी। ये गर्वित अमेरिकी लोगों को कैसे रास आ सकता था? फिर इन लोगों ने अमेरिकी रक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वीडियो के लिए उचित स्पष्टीकरण की मांग करते हुए बाढ़ ला दी। बेशक अमेरिकी रक्षा विभाग ये स्वीकार नहीं करेगा कि दक्षिण कोरिया में तैनात उनके THAAD सिस्टम को विध्वंसक ने नष्ट कर दिया था, क्योंकि यह एक बड़ा घोटाला होता। उनके राष्ट्रपति को इसके कारण पद छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वीडियो कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था, इसकी सामग्री असली नहीं थी और वास्तविक THAAD सिस्टम दक्षिण कोरिया के जिंगजोऊ काउंटी में अपने बेस में सुरक्षित था। उन्हें यकीन था कि कोई भी जिंगजोऊ काउंटी में व्यक्तिगत रूप से जांच करने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने इस तात्कालिक संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जहां तक उन फिल्म निर्माताओं की बात है जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो की प्रामाणिकता पर संदेह किया था, उन्हें जल्द ही व्हाइट हाउस से कड़ी चेतावनी मिली। उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा और वीडियो के निर्माण के स्तर की प्रशंसा करने लगे, ये दावा करते हुए कि यह इतना उच्च स्तर का था कि इसे आसानी से वास्तविकता समझ लिया जा सकता था। इसलिए उनकी पहली गलती थी और उन्होंने अमेरिकी फिल्म तकनीक की प्रगति पर राहत व्यक्त की। बेशक कुछ सिद्धांतवादी फिल्म निर्माता पीछे नहीं हटे, बल्कि इस बात पर अड़े रहे कि वीडियो में सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं। इन पेशेवरों के प्रभाव में संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू राय विभाजित होने लगी। हर कोई अपने विचारों पर अड़ा रहा, लेकिन कोई भी अपने विरोधियों को मना नहीं पाया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस वीडियो को लेकर उथल पुथल में था, तब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कुछ दक्षिण कोरियाई पत्रकारों को यह वीडियो ऑनलाइन मिला। उन्होंने इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह लिया और इसे घरेलू वीडियो वेबसाइटों पर तेजी से शेयर कर दिया, बिना ये सोचे कि दक्षिण कोरिया पहुंचने पर इस वीडियो के क्या परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दिन का समय था, जबकि दक्षिण कोरिया में अभी भी सुबह का समय था, लेकिन दक्षिण कोरियाई नेटिजन्स में अभी भी कुछ रात के उल्लू थे जो अभी तक सोए नहीं थे। उन्होंने तुरंत इस अजीबोगरीब वीडियो पर ध्यान दिया। अमेरिकी नेटिजन्स के विपरीत दक्षिण कोरियाई लोगों को वीडियो देखने के बाद इसकी सत्यता पर संदेह नहीं हुआ। इसके बजाय वे इस बात से ज्यादा चिंतित थे कि उनका नौसैनिक युद्धपोत एक रहस्यमय लड़ाकू विमान द्वारा कैसे डूब सकता है। इसके अलावा वीडियो में दिखाए गए दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारी काया और डरपोक लग रहे थे, जो खतरे के सामने अपने साथियों को छोड़कर दक्षिण कोरियाई लोगों को शर्मिंदा कर रहे थे।
राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसी सेना पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। दक्षिण कोरियाई सरकार को भी इस वीडियो के बारे में तुरंत पता चल गया और उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे वीडियो वेबसाइटों से हटा दिया, जिससे दक्षिण कोरियाई नेटिजन्स की उस तक पहुंच बंद हो गई। ये कहना होगा कि इस मामले से निपटने में दक्षिण कोरिया अमेरिका से ज्यादा कुशल रहा। freewebnovel.com। इन सब घटनाक्रमों के बाद यान फेई ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि पश्चिमी देशों में कथित प्रेस स्वतंत्रता का संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण कोरिया पर कोई खास असर पड़ेगा। दोनों देशों के मजबूत नियंत्रण के साथ डिस्ट्रॉयर के कारण पैदा हुई उथल-पुथल जरूर जल्द ही शांत हो जाएगी। हालांकि इससे डिस्ट्रॉयर का नाम और भी प्रसिद्ध हो जाएगा और जब डिस्ट्रॉयर के बोलने का समय आएगा तो लोग सुनने को तैयार होंगे। freewebnovel.com। वास्तविक दुनिया की प्रतिष्ठा की तुलना में यान फेई को डार्क वेब पर विध्वंसक की प्रतिष्ठा की ज्यादा परवाह थी। आखिरकार भूमिगत दुनिया में होने वाले ज्यादातर लेन देन खुलेआम नहीं होते थे और उनमें शामिल लगभग सभी उच्च स्तरीय ताकतें थीं। उनके बीच ज्यादा संवाद शक्ति हासिल करना यान फेई के लिए और भी जरूरी था। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए थी, उस दिन का इंतजार करते हुए जब विध्वंसक का एक शब्द दुनिया बदल सके। तभी यान फेई का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल हो पाएगा। अमेरिकी वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने के बाद यान फेई ने जेजू द्वीप से नेटवर्क लिंक काट दिया और ड्रोन को शंघाई के बाहर समुद्र की ओर लौटने का निर्देश दिया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए ड्रोन पूरी तरह से पानी के नीचे 600 मीटर की गहराई पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। इतनी गहराई पर ड्रोन को फिलहाल कोई खतरा नहीं था और सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा समय में ड्रोन शंघाई के बाहर पानी में वापस आ गया। फिर वह शंघाई से 80 किलोमीटर दूर एक समुद्री खाई में छिप गया ताकि किसी भी समय यान फेई के बुलावे पर तैयार रहे।